प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम रूसो के राजनीतिक चिंतन के बारे में बात करेंगे। अ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूसो ने अ, मनुष्य के स्वभाव के बारे में और जो आदिम अवस्था या जो राज्य से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था थी, उसके बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। मनुष्य के स्वभाव के बारे में और या जो जंगली अवस्था या जिसे हम राज्य से पहले की अवस्था कहते हैं, उसके बारे में दो दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। पहला दृष्टिकोण उसकी किताब डिस्कोर्स में है, जिसमें वो व्यक्तिवाद या व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। और दूसरी जो उसका दूसरा जो दृष्टिकोण है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी मशहूर किताब है उसमें व्यक्त हुआ है, जिसमें वो मैक्रो लेवल पर या समष्टिवाद की बात करता है। 1755 में उसकी किताब डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस और प्रकाशित हुई थी। और उसमें दो निबंध है डिस्कोर्सेस में, डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस और दूसरा है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। ये जो दोनों निबंध हैं ये 1755 में प्रकाशित हुए थे। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था रूसो के जीवन के बारे में चर्चा करते हुए कि रूसो का जो चिंतन है वो तब सामने आया जब रूसो पेरिस की सड़कों पर घूम रहा था और उसने डिजॉन एकेडमी द्वारा आयोजित एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसका निबंध जो है वो प्रथम रहा, फर्स्ट आया था। वो जो निबंध था वही बाद में डिस्कोर्सेस में प्रकाशित हुआ किताब के रूप में, और वो निबंध था डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस। यानी जो आर्ट्स और साइंस का, कला और विज्ञान का या सभ्यता का जो विकास हुआ है उसका क्या मॉरल इफेक्ट या उसका क्या नैतिक प्रभाव समाज के ऊपर हुआ है, उसके बारे में रूसो ने लिखा। और दूसरा उसका जो निबंध था वो था डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, यानी असमानता का उदय कैसे होता है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण निबंध है। तो इस दोनों निबंधों में उसने जो बातें कही है उसमें वह व्यक्तिवाद या व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। रूसो के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी या जो जंगली अवस्था थी या राज्य से पहले की जो अवस्था थी उसमें व्यक्ति जो था वो नितांत एकाकी था और उसका जो परिवार था वह भी अस्थायी था। अ, जिस तरह की बात हॉब्स करता है आरंभिक मनुष्य के लिए, उसी तरह की बात रूसो भी करता है कि व्यक्ति जो है वो एक एकाकी जीव था। अ, और वह जो स्त्रियों के साथ में या जो वैवाहिक संबंध स्थापित करता था या संतान उत्पत्ति के लिए जो संबंध स्थापित करता था, वह संबंध अस्थायी होते थे। परिवार कोई स्थायी संस्था उस समय में नहीं थी। वह चूंकि प्रकृति के अंदर रहता था और प्रकृति में जो कुछ मिलता था वही उसका भोजन था, इस कारण से वो बहुत बलिष्ठ था। वह जंगली जानवरों की तरह ही बहुत ताकतवर हुआ करता था। जानवर या रूसो यहाँ तक कहता है कि बल्कि जो वो जंगली अवस्था का जो मनुष्य है वो एक तरह से जानवर की तरह ही स्वच्छंद और स्वच्छंद प्राणी था। केवल उस जानवर से इंसान दो रूपों में ही भिन्न था, और वो दो बातें ये थी कि एक तो व्यक्ति में करुणा था, करुणा का गुण था, दया का भाव था, मनुष्य नैतिकता रखता था। मैंने वह हॉब्स की तरह ये नहीं मानता कि मनुष्य जो है बिल्कुल स्वार्थी प्राणी था, बल्कि हॉब्स के उलट रूसो ये कहता है कि मनुष्य जो है एक 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 भाव पूर्ण व्यक्ति था जिसमें इमोशंस थे। दूसरों के प्रति दया का भाव था। वो जिसे हम कहते हैं भावुक प्राणी था। वह भोला मनुष्य था। उसमें करुणा का भाव था। और दूसरी जो इंसान में बात थी जो जानवर से उसको अलग करती थी वो ये थी कि वह उसमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति थी। और वो आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति थी वो दो कारणों से थी, उसके पीछे दो तत्व काम करते थे। एक तो व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति
में क्योंकि वह भावपूर्ण प्राणी है, इमोशनल प्राणी है, उसमें भावनाएं हैं, तो भावनाओं के साथ साथ उसमें इच्छाएं भी होती है। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। और दूसरा, व्यक्ति जो है वो भोला है, और भोला इस रूप में है कि वो डरता है। किस बात से डरता है? कि जो कुछ उसके पास है वो छिन न जाए। जैसे यूं माने कि जंगली अवस्था में, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में खाने की कोई चीज है, तो उसे ये डर लगता है कि कोई दूसरा उससे इस चीज को छीन न ले। अ, ये एक भय है, और इस भय के कारण से वो अपनी ताकत को या अपने बल को बढ़ाता है। वह विकास करता है, आगे बढ़ता है। और इसी तरह से उसमें कुछ पाने की इच्छा होती है, दूसरों से कुछ पाने की इच्छा होती है। तो वो जो इच्छाएं हैं और ये जो भय है, ये दोनों ही व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अ, हालांकि रूसो ये कहता है कि उसकी जो इच्छाएं थी, वो इच्छाएं केवल भौतिक थी, और सीमित थी और अस्थायी थी। मतलब इच्छाएं किस तरह की इच्छाएं थी? जैसे भरपेट खाना खाने की इच्छा है, एक तरीके से आप इस बात को यूं समझे कि उसकी इच्छाएं केवल शारीरिक इच्छाएं थी। जैसे भोजन मिल जाए, पेट पूरा भरा हुआ हो, तो इस तरह की भौतिक इच्छाएं थी, उसकी भौतिक आवश्यकताएं थी। और जब वो आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, तो वो इच्छा खत्म हो जाती थी, फिर कोई दूसरी इच्छा जन्म लेती थी। इस तरह से प्राकृतिक अवस्था के इस एकाकिक मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी, वो भौतिक थी, और भौतिक होने के कारण से उसकी आवश्यकताएं सीमित और अस्थायी थी, वो स्थायी आवश्यकताएं नहीं थी। दूसरी बात, रूसो ये समझाता है कि उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जंगली जानवर की तरह ही भोला जानवर है, और उसकी अपनी कोई भाषा नहीं थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी। भाषा, रूसो ये कहता है कि बहुत बाद में जाकर के विकसित हुई। चूंकि कोई भाषा नहीं थी, इसलिए उसके कोई विचार नहीं थे। यानी जिसको हम कहे मेंटल वर्क कोई नहीं था मनुष्य का। वह भाषा न होने के कारण से वह दूसरों के साथ में अपने भावों को व्यक्त करना नहीं जानता था। भाव तो होते थे, इमोशंस तो होते थे, लेकिन वो इमोशंस को व्यक्त करने के लिए अपनी कोई भाषा न होने के कारण से वो अपने इमोशंस दूसरे तक व्यक्त नहीं कर पाता था। और जब ये प्रोसेस नहीं होता, तो कोई नया आइडिया, नए विचार भी उसमें डेवलप नहीं हुए थे। बाद में जाकर के भाषा का विकास होता है और व्यक्ति विचार करना सीखता है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति केवल अपनी स्वाभाविक भावना से निर्देशित होता है, ना कि तर्क से। यानी वो तर्क वितर्क नहीं करता था प्राकृतिक अवस्था में, क्योंकि उसका माइंड का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। कोई भी माइंड डेवलप तब होगा जब भाषा होगी, जब विचार होंगे। विचार होंगे और विचार तब होंगे जब भाषा होगी। तो चूंकि भाषा नहीं है, इसलिए विचार नहीं है, विचार नहीं है इसलिए मेंटल वर्क नहीं है, मेंटल वर्क नहीं है इसलिए माइंड का डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होता है, इसलिए वो तार्किक नहीं होता। फिर व्यक्ति केवल किस चीज से निर्देशित हो रहा था उस प्राकृतिक अवस्था में? रूसो ये कहता है कि उस अवस्था में व्यक्ति केवल अपनी स्वाभाविक भावनाओं से निर्देशित होता है। अपने जो 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 एक उसके इन्नेट इमोशंस हैं, जो उसमें अंतर्निहित भाव हैं, उनसे ही वो निर्देशित होता है। आप यूं समझ लीजिए कि रूसो ने मनुष्य के स्वभाव को जो बताया है, वह एक छोटे बच्चे में, आज जो हम देखते हैं ना, एक छोटा बच्चा जो होता है जन्म लेते ही, उसमें उसके जो भाव होते, उस मनुष्य, उस बच्चे में कोई माइंड नहीं होता, डेवलप नहीं होता है। उसके अंदर केवल भावनाएं होती है, भाव होते हैं, और वो भाव उसको जन्म से, प्रकृति से, नेचर से मिलते हैं। इसलिए वो बच्चा, वो बोलता भी नहीं है, उसके पास कोई शब्द नहीं है। तो वो बच्चा क्या करता है? वो बच्चा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, हंसकर, रोकर, जिद करके, या अपने एक्सप्रेशन से गुस्सा दिखा करके। तो वो, और वो बच्चा बड़ा भोला होता है, उस बच्चे में कोई चालाकी नहीं है। हम कहते हैं बच्चे जो है वो भगवान की रूप है। वो क्यों है? क्योंकि उसमें वही कुछ है जो प्रकृति से, नेचर से उसको मिला है। उसमें कोई चालाकी
या कोई कृत्रिम बनावटी चीजें, बनावटी भाव उस बच्चे में नहीं होता। वो बनावटी भाव कब होता है? जब बच्चा बड़ा होता जाता है और जब तर्क करना सीख जाता है, जब उसका माइंड का डेवलपमेंट होता है, तो वो उस तर्क के जरिए जो है वो तार्किक, जैसे जैसे तार्किक होता जाता है वैसे वैसे वो चालाक भी होता जाता है, कनिंग भी होता जाता है। तो ये बेसिकली रूसो की थ्योरी मनुष्य के स्वभाव के बारे में यह है कि जो जंगली मनुष्य है वो एक बच्चे की तरह बिल्कुल भोला जीव है। उस भोले जीव के अंदर जो कुछ है वो केवल उसकी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, जो उसके भीतर होते हैं। और वह जो कुछ करता है वो अपने अंतर्निहित उन भावनाओं से निर्देशित होकर के करता है। उसका माइंड का डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि भाषा का विकास नहीं हुआ है, और इसलिए वह तर्क वितर्क नहीं करता। और उसमें कोई कोई मॉरलिटी जैसी चीज भी, क्योंकि मॉरलिटी अपने आप में एक विचार है। नैतिकता, जैसे हम कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, ये एक नैतिक बात है। लेकिन ये अपने आप में एक विचार है, एक आइडिया है, एक थॉट है। ये थॉट तो तब आएगा ना जब व्यक्ति विचार करेगा। अब वो तो विचार कर ही नहीं रहा है मनुष्य, जो जंगली अवस्था का मनुष्य है। इसलिए उसमें नैतिकता जैसे विचार भी नहीं आते हैं। लेकिन नैतिकता का विचार नहीं होते हुए भी रूसो ये कहता है कि वह प्राकृतिक अवस्था का जो मनुष्य है वो नैतिकता विहीन भी नहीं था। और नैतिकता विहीन तो था, नैतिकता का विचार तो नहीं था, लेकिन वो अनैतिक नहीं था। उसमें सद्गुण नहीं थे तो उसमें दुर्गुण भी नहीं थे। आदिम व्यक्ति का जो व्यक्ति है वह जंगली था और निर्दोष था, वह भोलेपन की प्रतिमूर्ति था। आ, रूसो ने उसको नोबल सेवेज किया, कहा है आदर्श बर्बर। उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है वो ईमानदार है, खुश है, स्वस्थ था, ऑनेस्ट है। वह गूंगा जानवर था, ऐसा जानवर जो बोल नहीं सकता था। रूसो के मत में रूसो हॉब्स और लोक का जिक्र करते हुए कहता है कि आदिम अवस्था का जो चित्रण लोक ने किया है और हॉब्स ने किया है वो दोनों ही अतिरंजनाएं हैं, वो दोनों ही सही नहीं है। क्योंकि हॉब्स ने पूरी तरह से मनुष्य को दुर्गुणों से युक्त बना दिया। तो रूसो कहता है कि हॉब्स ने दुर्गुणों का आयात किया है, तो लोक ने सभ्यता के सद्गुणों का आयात किया है। आ, आ, वो कहता है कि जो सभ्यता और असभ्य होना या दुर्गुण होना, ये सब चीजें थी नहीं उस वक्त के मनुष्य में। वह तो वैसा ही था जैसा जन्म के साथ में वह व्यक्ति होता है। यानी एक भोला जानवर था। न तो वह सभ्यता के बारे में कुछ जानता था और न ही वह स्वार्थी, हिंसा करना या जैसे दुर्गुणों के बारे में कुछ जानता था। लेकिन इसका मतलब ये है कि रूसो ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था का जो मनुष्य है वह भोलेपन से युक्त है, सीधा साधा जानवर है, जिसमें कोई चालाकी नहीं है, जो भावना भावना प्रधान व्यक्ति है, वह इमोशनल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इमोशन से संचालित होने वाला व्यक्ति है। ये सब होने के कारण से प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी थी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हमें यह समझना है कि रूसो इन सब के बावजूद भी प्राकृतिक अवस्था का विरोध करता है। आ, क्यों करता है? एमिल उसकी किताब है रूसो की, उसमें रूसो ये लिखता है कि चाहे हम प्राकृतिक कानून की कितनी भी व्याख्या क्यों न करें, इससे अधिक अप्राकृतिक अवस्था क्या हो सकती है जब एक बच्चा बूढ़े को आदेश दे, एक पथिक एक साधु का मार्गदर्शन करे और एक मुट्ठी भर लोगों में विलासिता ठूस दी जाए, जबकि भूखी मानवता जीवन की परम आवश्यक चीजों से भी मोहताज रहे। आ, वो ये कहता है कि उस प्राकृतिक अवस्था में हालांकि प्राकृतिक कानून मौजूद थे, व्यक्ति बहुत भोला था, सब कुछ था, लेकिन उसमें एक चीज थी, और वो ये चीज थी कि जो ताकतवर व्यक्ति होता था वह दूसरों की चीजों को छीन सकता था। और जब व्यक्ति भूखा होता है तो वह भूखा व्यक्ति जानबूझ के नहीं, लेकिन उसके भूख के कारण से वह दूसरे व्यक्तियों
की चीज़ों को छीन सकता है। जब ऐसा होगा तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो तो अपना पेट भर लेगा, लेकिन जो कम ताकतवर होगा वह भूखा रह जाएगा। तो उस प्राकृतिक अवस्था में ये संभावना निरंतर मौजूद थी कि जो मानवता का एक हिस्सा है वह भूखा रह जाए, आवश्यक चीज़ों से मोहताज रह जाए। तो अ, वो ये कहते हैं कि उस अवस्था में क्योंकि किसी को कोई ज्ञान तो था नहीं, कोई नैतिकता जैसी चीज़ें नहीं थी, कोई नियम नहीं थे, इसलिए वो एक ऐसी अवस्था थी जिसमें एक बच्चा बूढ़े को आदेश दे सकता है, एक पतित एक साधु का मार्गदर्शन कर सकता है और मुट्ठी लोग पर विलासी भी हो सकते हैं। इसलिए वो प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करना चाहता था। और इसलिए व्यक्ति जो है वह समाज के अंदर बनाने की ओर अग्रसर होता है, सोसाइटी बनाने की ओर अग्रसर होता है, उसमें सामूहिकता का भाव जागृत होता है। अ, अब ये सामाजिकता या परिवार का भाव कैसे आया ये रूसो स्पष्ट नहीं करता, लेकिन वह उसके 2 कारण बताता है कि क्यों व्यक्ति समाज में रहना शुरू करता है या परिवार बनाता है। एक तो व्यक्ति अपने पेट भरने के लिए आखेट या शिकार किया करता था। दूसरा ये हुआ कि रूसो ये कहता है कि धीरे-धीरे व्यक्तियों की आबादी में वृद्धि हुई। जनसंख्या बढ़ी। तो जब नेचुरल है कि जब मनुष्य एक-दूसरे के निकट आया, तो संतानोत्पत्ति हुई। संतानोत्पत्ति होने के कारण से पीढ़ी दर और नई संतानें पैदा होती चली गई, तो नेचुरल है कि आबादी में एकाएक वृद्धि हुई। अब व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए शिकार करता था, आखेट करता था। अ, तो इस कारण से व्यक्ति में आपस में फिर एक संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि अब जंगल में जो संसाधन है वो सीमित हो जाते हैं और लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर उनमें होड़ शुरू होती है उन संसाधनों पर अधिकार को लेकर के। और यहीं से व्यक्ति एक दूसरे से संघर्ष करने लगता है और इस संघर्ष को खत्म करने के लिए वह समाज की का निर्माण करने की सोचता है, राज्य का निर्माण करने की सोचता है। अ, लेकिन ये तय है रूसो के कॉन्सेप्ट में कि समाज की इस अंतिम अवस्था में 2 चीज़ों का बीज वपन हुआ, एक तो पराधीनता और दूसरा निजी संपत्ति। अ, देखिए होता ये है कि व्यक्ति ने जब उत्पादन करना शुरू किया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करना शुरू किया, तो उत्पादन कहाँ हो सकता था? कृषि कहाँ हो सकती थी? खेती कहाँ हो सकती थी? नदियों के किनारे। नदी के किनारे की ज़मीन उपजाऊ होती थी और वहीं खेती हो सकती थी। तो अब लेकिन वो तो लिमिटेड है, आदमी ज़्यादा है, तो क्या होगा? नेचुरल है कि जिसमें ताकत ज़्यादा होगी उसने नदी के किनारे की ज़मीन को घेर लिया होगा। जब घेर लिया होगा तो उसने दूसरों को कहा होगा कि भई ये ज़मीन मेरी है और ये तुम्हारी है। रूसो कहता है बस यहीं से झगड़े शुरू होते हैं। पहले तो भाषा का विकास होता है, व्यक्ति बोलना सीखता है और उसके साथ-साथ उसमें दिमाग का विकास होता है। जब दिमाग का विकास होता है, तो वह उत्पादन करना सीखता है और जब उत्पादन करना सीखता है, तो उत्पादन करने के लिए ज़मीन के एक टुकड़े को घेरता है और जब जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ज़मीन के किसी टुकड़े को घेर के ये कहा कि ये मेरा है और जिसकी बात पर दूसरों ने मूर्खतावश विश्वास कर लिया, सही रूप में वहीं से नागरिक समाज की नींव डली। और दूसरी बात जो ये तो था मनुष्य का स्वभाव। दूसरी बात रूसो अपने दूसरे निबंध डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में ये समझाता है कि प्राकृतिक अवस्था का जो मनुष्य है वो रूप रंग आदि में भिन्न होता है, किंतु आदि में भिन्न होता है, किंतु सामंती राज्य असमानता निर्मित करता है। यानी ये समझने की बात है, भिन्नता और असमानता। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग ये तर्क देते हैं कि साहब प्रकृति ने ही हमें एक सा नहीं बनाया है, प्रकृति ने ही हमें असमान बनाया है, तो समाज में जो असमानता है वो तो रहेगी। ये तर्क दिया जाता है सामाजिक असमानता को सही ठहराने के लिए। समाज में जो असमानता है, चाहे वो जातीय असमानता हो, चाहे वो नस्ल भेद हो या किसी भी तरह का जो भेदभाव होता है ना समाज में, उस समाज में उस भेदभाव को
न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए कई लोग ये तर्क देते हैं कि साहब बनाने वाले ने ही हमको एक सा नहीं बनाया, तो ये तो बढ़ाने वाले ने ही भिन्नता की है, इसलिए ये तो असमानता जो है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, गॉड की क्रिएटेड है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो रहेगी। तो इस बात का जवाब हमें रूसो समझाता है कि रूसो ये कहता है कि प्रकृति ने हमें भिन्न बनाया है लेकिन असमान नहीं बनाया। अ, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है कद में, कोई कद में बहुत लंबा हो सकता है, कोई बहुत कमजोर शरीर वाला हो सकता है, कोई बहुत ताकतवर शरीर वाला हो सकता है, किसी के बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसी की आंखें बहुत अच्छी हो सकती है, किसी के रूप रंग बहुत गंदा हो सकता है। ये भिन्नता भिन्न है, डिफरेंट है, वी आर डिफरेंट बट नॉट अनइक्वल, लेकिन हम सब में एक समानता है, और वो समानता क्या है कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब में प्राण है, हम सबको जिंदा रहना है, जिंदा रहना हम सबका हक है, तो हम असमान नहीं है। लेकिन अब ये असमानता आई कहां से? तो रूसो कहता है ये असमानता सामंती राज्य में निर्मित हुई। अ, सामंती राज्य कैसे आया कि जब व्यक्ति ने खेती करना सीखा तो जो ताकतवर लोग थे उन्होंने जमीन के ऊपर अधिकार कर लिया, और जो दूसरे लोग जिनके पास जमीन नहीं थी, उपजाऊ जमीन नहीं थी, जमीन तो थी लेकिन वो उपजाऊ जमीन नहीं थी, तो वो विवश हो गए उसकी जिसके पास जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, उसके खेत पर, उसकी जमीन पर काम करने के लिए। तो वो एक तो हो गया जमीन का मालिक और दूसरे हो गए उस जमीन पे काम करने वाले मजदूर। आई बात समझ? तो यहाँ से ये एक मालिक हो गया और एक मजदूर हो गया, यहाँ से असमानता निर्मित हुई, यहाँ से इनइक्वलिटी निर्मित हुई। और इस इनइक्वलिटी के कारण से लोगों में जो है झगड़े शुरू हुए या स्टेट की जरूरत हुई। रूसो जो है ये कहता है कि रूसो, हम सब जानते हैं कि फ्रांस में और इंग्लैंड में, जो हमने पहले भी कहा, आधुनिक युग में ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का मतलब है धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में, उसने ये कहा कि साहब जैसे जैसे ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं, मानव समाज का के अंदर भी परिवर्तन होता है, मानव समाज हमेशा आगे बढ़ता है, प्रगति का संकेत है कोई भी ऐतिहासिक परिवर्तन। ज्ञानोदय का अर्थ है 18वीं शताब्दी में यूरोप का बौद्धिक आंदोलन जिसने तर्क पर जोर दिया, है ना। अब यह समझे कि जो पूरा धर्म सुधार आंदोलन है वो मनुष्य के विवेक की जयकार करता है, उसकी विक्ट्री की बात करता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, और इसलिए मनुष्य अपने विवेक से अपने सही गलत का फैसला कर सकता है, इसलिए मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ये बौद्धिक आंदोलन का तर्क था, की स्थापना थी, और उसने मनुष्य को तार्किक मनुष्य माना। लेकिन रूसो इस तर्क के सबसे ज्यादा खिलाफ है। वही कहता है कि इस तर्क ने और निजी संपत्ति ने, इन दो चीजों ने असमानता को जन्म दिया है, इनइक्वलिटी को जन्म दिया है। इसलिए जो असमानता है वो समाज के द्वारा निर्मित की गई है, ये प्राकृतिक नहीं है। असमानता प्राकृतिक नहीं है, ये समाज निर्मित करता है। वह कहता है आदिम अवस्था में तो समानता थी, किंतु समाज जब जब व्यक्ति उत्पादन करना सीखता है और परिवार बनाता है और समाज बनाता है, तो समाज के साथ समानता आती है, और मनुष्य के बीच हैसियत, जिसे अपन कहते हैं औकात, संपदा और शक्ति की विषमता पैदा होती है। अ, ये प्रश्न पैदा होते, ये सब बातें पैदा होती है कि किसके पास ज्यादा संपदा है, किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास ज्यादा हैसियत है, और यहाँ से असमानता पैदा होती है। अब ये क्यों होता है? उसने दो चीजों को उसका उत्तरदायी माना, एक तो बुद्धि या तर्क का उदय, और दूसरा निजी संपत्ति का उदय। अब बुद्धि को वो क्यों उत्तरदायी मानता है समानता को निर्मित करने के लिए? वो ये कहता है कि तर्क जो है वो व्यक्ति का स्वाभाविक गुण नहीं है। तर्क मनुष्य को आत्म केंद्रित बनाता है और मनुष्य को खुद के खिलाफ खड़ा करता है। वो ये कहता है कि मनुष्य जैसे जैसे तार्किक होता जाता है तो वैसे वैसे वह नहीं रहता जो वह है,
यानी कि वह उसके मूल स्वभाव को छोड़ देता है। जैसे मैंने कहा, इस बात को यूँ समझिए, एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जो मैंने बच्चे का एग्ज़ाम्पल दिया, कि वो कहता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव तो उस बच्चे जैसा है, जो खुश होता है तो हँसता है, दुखी होता है तो रोता है, और उसमें कोई चालाकी नहीं है क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता। भाषा उसके पास नहीं है तो वो ब्रेन डेवलप नहीं है, तो वो छोटा बच्चा बड़ा भोला है? अपन कहते भी हैं बच्चे बड़े भोले होते हैं, तो बच्चा बड़ा भोला है। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होता है और जब पढ़ लिख कर के तर्क करना सीख जाता है, तो वो तर्क करते-करते क्या होता है, वह आत्म केंद्रित हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, जो हॉब्स कह रहा है। तो होब्स कहता है ना कि मनुष्य स्वार्थी है, हिंसक है, एकाकी है। तो वो रूसो कहता है कि मनुष्य पैदाइशी स्वार्थी नहीं होता है, वह स्वार्थी होता है जब उसमें बुद्धि और तर्क का विकास होता है। जैसे-जैसे बुद्धि बढ़ती है, तो वह अपने लिए जीना सीख जाता है। वह फिर भावना प्रधान प्राणी नहीं रहता, उसके इमोशंस खत्म होते जाते हैं। देखते हैं ना अपन आजकल, बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं, माँ-बाप से बहस करते हैं, माता-पिता की परवाह नहीं करते, हाँ? जब सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आत्म केंद्रित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो दिमागी हो गया, वो हिसाब-किताब करता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि भई अगर आपको अ, किसी की शादी में, बुआ बुआ के घर में शादी है, बुआ ने बुलाया, लेकिन आप याद करते हो कि अच्छा, मेरी शादी में तो बुआ जी नहीं आई थी, तो मैं बुआ जी की लड़की की शादी में मैं क्यों जाऊँ? आपने क्या किया? तर्क किया। अगर आपका मूल स्वभाव तो ये होता है कि हाँ, परिवार है, चलो मैं जाता हूँ, बुआ जी से प्रेम तो है, लेकिन वो तर्क ने आपको रोक दिया। तो ये जो तर्क है, ये तर्क मनुष्य को खुद के खिलाफ खड़ा करता है। वह ये कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य था, जो या मनुष्य का जो मूल स्वभाव है, उसकी आवश्यकताएँ सीमित थी। जो आजकल कोरोना काल में अपन देख रहे हैं, अपनी आवश्यकताएँ तो बहुत सीमित है। लेकिन अब जैसे-जैसे हम तार्किक होते गए, हमने अपनी आवश्यकताओं को असीमित कर दिया। और हमने फ्रिज, अब हमें फ्रिज भी चाहिए, एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। क्या? जैसे-जैसे तर्क किया हमने, हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसे-जैसे बढ़ा, हमने कई चीज़ों की खोज कर ली, हमने अपनी आवश्यकताओं को असीमित कर लिया। रूसो कहता है कि इन आवश्यकताओं को असीमित करने से मनुष्य दुखी हो गया। इसलिए रूसो कहता है कि वे तर्क पाखंडी और अर्थहीन हैं और आस्था तथा गुण को प्रभावहीन बनाते हैं। वह धर्म और देशभक्ति जैसे शब्दों क्षमता को नष्ट करते हैं, जिसे मनुष्य पवित्र समझते हैं। हाँ, वो ये कहता है कि जो आस्थाएँ हैं हमारी, मनुष्य का जो आस्था प्रधान जीवन है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब हम तर्क करते हैं, तो उस तर्क से हम आस्थाएँ हमारी धूमिल होती चली जाती है, और इस कारण से हम धर्म और देशभक्ति जैसे कि शब्दों की क्षमता को खो बैठते हैं। रूसो के मत में जो तर्क है वह मनुष्य को शंकालु बनाता है। तर्क अंध देशभक्ति पैदा करता है। तार्किक होते ही हम अंध देशभक्त हो जाते हैं। हमारी स्वाभाविक देशभक्ति नहीं होती वो। तार्किक देशभक्ति जो होती है वो अंध देशभक्ति होती है। तर्क करते ही हम शंकालु हो जाते हैं। हम दूसरों के ऊपर शंका करने लगते हैं। वह ये कहते हैं कि कला और साफ-सुथरा व्यवहार बनावटी होता है। कला कला बेसिकली वो क्या कहता है? कला से आप क्या कर रहे हो? कि जो आप हो उसको सजावट करना ही तो कला है। उसको और सजाना ही तो कला है। तो वो ये कहता है कि इससे जो आपका मूल व्यवहार है, वो छुप जाता है, और जो बनावटी व्यवहार है, वो कला के माध्यम से सामने आता है। जो व्यक्ति इसलिए वो कहता है, इसलिए वो कला का विरोध करता है। वो कहता है कला और साफ-सुथरा व्यवहार जो है, वो बनावटी होता है। व्यक्ति का स्वाभाविक व्यवहार जो है उसमें अच्छाई-बुराई दोनों होगी, लेकिन कला के माध्यम से वो केवल अपनी अच्छाई को ही सामने रखता है और अपने मूल स्वभाव को छुपा देता है, व्यक्ति की असली पहचान को छुपा देता है। इसलिए वो ये कहता है कि जो सोचने वाला मनुष्य है, वह मनुष्य पतित पशु है, जो जितना हिसाबी, क्योंकि सोचने वाला मनुष्य कैलकुलेटिव हो जाता है, हिसाब करने लगता है, और इसी आधार पर उन्होंने ग्रोशियस का विरोध किया।
आप देखिए कि आदमी जब सोचने लगता है तो वो अपनी पूरी दिमाग जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में, रुपए कमाने में, अपने आप के अपनी अपनी जीवन को बहुत वेल्थ इकट्ठा करने में लगा देता है। और ये करने के लिए वो अनैतिक काम करने लगता है जो उसका मूल स्वभाव नहीं है। इसलिए जो सोचता है, जैसा मैंने अभी भुआ वाला जो उदाहरण दिया आपको कि भुआ शादी में बुला रही है, आप जाना तो चाहते हैं लेकिन आपका जो दिमाग है वो तर्क कर रहा है कि नहीं बुआ नहीं आई तो मैं कैसे, तो आप क्या हुए? पतित। तो सोचने वाला मनुष्य जो है वो पतित पशु है। ये बड़ी बात रूसो हमें समझाता है। दूसरी बात वो कहता है कि निजी संपत्ति का उदय से असमानता पैदा हुई और आदमी पतित होता चला गया। जब उस प्रथम व्यक्ति ने, जिसने कि सबसे पहले जमीन के एक टुकड़े को घेर के ये कहा कि ये मेरा है, तो जिसकी बात पर दूसरों ने मूर्खतावश विश्वास कर लिया, सही रूप में उसी समय नागरिक समाज बन गया। तो ये बातें की, तो इस कारण से बुद्धि के विकास के कारण से और निजी संपत्ति के विकास के कारण से समाज में असमानता पैदा होती है। इस असमानता के कारण से झगड़े पैदा होते हैं और इन झगड़ों को दूर करने के लिए राज्य बनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।